हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करने वाले हैं। तो प्रश्न के साथ साथ इस वीडियो में हम उत्तर को भी लेकर के आ चुके हैं। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, खास करके वे चैप्टर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको मैं एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। जितने भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो इन तीनों चैप्टर से लिए गए हैं, और इन तीनों चैप्टर को अच्छे से अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और देखिए कि इसमें से बताए गए सारे क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं, क्या आपको ये सारे क्वेश्चन याद हैं या नहीं, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, और याद है तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किस चैप्टर से प्रश्न बताने वाले हैं, विलयन से, विद्युत रसायन से और रासायनिक बलगतिकी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री है पूरी क्लास होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, गिने चुने कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको, ये जो क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट को याद होना चाहिए। तो इसमें बात करेंगे पहले पार्ट के पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारे पास प्रश्न है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के बारे में हमसे बेसिकली पूछा गया है और इसके सीमाओं के बारे में भी पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 2011 में, 16 में, 18 में, 22 में, 23 में भी आया हुआ प्रश्न है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं आप कितने सालों से पूछा हुआ प्रश्न है, तो हो सकता है कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ जाए। तो चलिए इसके उत्तर की बात करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे आप, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए अगर द्रव द्रव विलयन है तो उसमें उपस्थित जो घटक होते हैं, आंशिक वाष्प दाब जो होते हैं, उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर हमारे पास पीए, ये हमारे पास आंशिक पीए और पीबी जो है हमारे पास आंशिक वाष्प दाब है, और काई काई भी उनके मोल प्रभाज हैं उन घटकों के, तो ये इनके समानुपाती होंगे। तो समानुपाती से मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और जब हम इन समानुपाती के चिन्ह को हटा करके इक्वल का जब चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे पीए बराबर हो जाएगा पीए नॉट, पी नॉट जो है एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस काई ए के साथ। ठीक है, तो जब भी आपको पता होगा, जब भी हम समानुपाती के निशान को हटा करके जब इक्वल का चिन्ह लगाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई कर जाता है जो भी वहां पे होता है उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी जो है ये प्रोपोर्शनल हट करके यहाँ पे इक्वल लगेगा और यहाँ पे पी वी नॉट एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जो पी है ना, ये वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, जो मैंने यहाँ पे प्रश्न में इसके डिफिनीशन में बताया था। ठीक है, और जो काई है ना, ये मोल प्रभाज है। ठीक है, और पी नॉट जो है स्थिरांक है, यानी कि ये कांस्टेंट है। अब हम इसके सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सीमाओं के बारे में भी पूछा गया है। तो इसकी पहली सीमा देखिए, लिमिटेशंस क्या है, यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम होता है केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, बाकी विलयनों पर लागू नहीं होता। ठीक है, पहला शर्त है। दूसरा जो शर्त है इसका यानी सीमा है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये जो होता है अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर भी लागू होता है। तीसरा हमारे पास सीमा है इसकी, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो वैद्युत अपघट्य के विलयन जो होते हैं इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। कौन सा नियम, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब अवनमन वाला। ठीक है, इसके लिमिटेशन चौथे लिमिटेशन की बात करें तो इसमें जो दिया गया है, जो पदार्थ विलयन में सुगणित हो जाते हैं, जो पदार्थ विलयन में सुगणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विलयन में सुगणित हो जाएं तो उन पे भी ये राउल्ट का नियम कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न जो है वैद्युत रसायन से है। ठीक है, दूसरे चैप्टर से है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर से अगला प्रश्न हमारे पास आता है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है और इसकी परिभाषा को हमें बताना है। ये प्रश्न जो है कई सालों से पूछा गया है, 14 में, 17 में, 19 में और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे पहले, तो देख लीजिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है,
तो किसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो कप्पा होता है के जैसे, इससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं, किसको, विशिष्ट चालकता को। विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है हमारे पास 1 में रो, क्योंकि ये जो रो होता है ना हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध होता है और इसका व्युत्क्रम का मतलब 1 रो, ठीक है। ये होता है हमारे पास ये विशिष्ट चालकता, और ये हमारे पास इसका सूत्र यहाँ पे आ गया। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओम का ये जो है हमारे पास प्रदर्शिता है, और या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे पास है, कोलराउस का नियम क्या है। ये प्रश्न जो है 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में लगातार कई सालों से ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोलराउस का नियम क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोलराउस का नियम, मैं बोल रहा हूँ कोलराउस का नियम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उत्तर देख लीजिए कैसे लिखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन होती है, देखिए जैसे इसमें क्या कहा गया है, इस नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर तब होती है जब ध्यान रखिएगा, जब चालक पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाती है किसकी, कोलराउस के नियम की। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस तरीके से याद करके चले जाइएगा और इस तरीके से लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोलराउस के नियम में आपको यही चीजें जाननी थी और यही चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अनुप्रयोग के बारे में। कभी कभी इसके अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके 2 अनुप्रयोग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, यानी कि कोलराउस के नियम से हमें क्या मिलता है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य में मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसका अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्यों में वियोजन की मात्रा को गणना करने के लिए हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। तो फैराडे के जो विद्युत अपघटन के नियम है 2 तरह के हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, पहले नियम और दूसरे नियम, दोनों की बात करेंगे। ये प्रश्न जो है 16 में, 17 में, 18 में, 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके प्रथम नियम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लिखना है, इस नियमानुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत मात्रा, यानी कि विद्युत मात्रा का मतलब कुल आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। प्रथम नियम के अनुसार क्या मिलता है, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ जो होते हैं ना, द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत मात्रा यानी कुल आवेश के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रथम नियम है फैराडे का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। द्वितीय नियम की बात करते हैं। द्वितीय नियम जो है हमारे पास इस नियमानुसार, यानी दूसरे नियमानुसार, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित, मुक्त कह सकते हैं या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये भी हमारा पास नियम था, और इसमें जो है बताया गया है कि जो W1 है ये हमारे पास समानुपाती होगा E1 के, W2 समानुपाती होगा E2 के, और इस तरीके से इसको हम अगर अनुपातिक रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से ये प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए, ठीक है। हमारे पास पूछा गया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और फिर से इलेक्ट्रोड विभव यानी E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, एक एक करके सारे स्टेप को हमें लिखना होता है, जो भी प्रश्न में पूछा गया होता है सारे स्टेप को हमें लिखना होता है उसके आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा गया तो इसकी परिभाषा लिखनी जरूरी है। तो आपको हेडिंग दे देनी है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसमें क्या लिखना है
किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि जिसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कब कहते हैं? यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखी गई है, इसको याद कर लीजिए, इसकी ये परिभाषा है। ठीक है, अब हमसे दूसरे शर्त में ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है इलेक्ट्रोड विभव यानी ई से प्रदर्शित करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों में संबंध क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोनों में संबंध क्या है, ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। माना एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसे हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कह रहे हैं। ये हमारे पास अभिक्रिया है, ये धातु आयन है, ये धातु है। ठीक है, इस तरीके से ये अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में कहा जा रहा है कि नष्ट समीकरण के अनुसार, नष्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने नष्ट समीकरण दिया था। नष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड m/m⁴n+ के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता जो होती है m/m⁴n+ में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में जो यहाँ पे दर्शाई गई हैं, इसमें जो है इनका, ये जो है यहाँ पे लिखा गया, इनका जो संबंध होता है इस प्रकार से होता है। ये किसने बताया था? नष्ट ने बताया था। और उसने बताया था कि E बराबर जो होता है ना E0 माइनस का 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log 1/m⁴n+। ठीक है, तो ये हमारे पास ये नष्ट का समीकरण मिला था। ये जो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ था नष्ट के द्वारा, इसे हम नष्ट का समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसे नष्ट का समीकरण भी कहते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट समीकरण है, ये आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें कौन चीज क्या है। यहाँ पे जो E0 लिखा गया है, ये जो हमारे E है ना, इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और E0 जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है? धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, R जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये R, इसको हम गैस नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 8.312 जूल प्रति कूलम प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 8.312 जूल प्रति कूलम प्रति मोल होता है गैस नियतांक। ठीक है, अब हम टेम्परेचर की बात करें, यहाँ जो T है ना, यहाँ पे T जो है ये परम ताप है, ये केल्विन में होता है। ठीक है, N की बात करें तो N जो है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। तो N जो है आपको समझ में आ गया है कि ये इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। ठीक है, जो इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। F की बात करें तो ये फैराडे नियतांक है, जिसका मान जो होता है 96,485 कूलम प्रति मोल। ठीक है, इसका जो हमारे पास ये हमारे पास फैराडे नियतांक है, इसका मान होता है 96,485 कूलम प्रति मोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास ये एक समीकरण होता है और इस समीकरण में जितने भी टर्म थे उनको मैंने बता दिया कि कौन चीज क्या है। इसे हम क्या कहते हैं? नष्ट का समीकरण कहते हैं। अब आगे कुछ लाइन आपको लिख देना है। नष्ट समीकरण का उपयोग विभिन्न तापों तथा आयन सांद्रताओं पर स्थित इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिख देनी है। उसके बाद से आप इस प्रश्न से हट जाइए। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया और आपके 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके 1-2 नंबर क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से पूछा हुआ प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास। कोलराउस नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की गणना किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रश्न 2019 में, 20 में, 22 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। कोलराउस के नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की गणना हम किस प्रकार करेंगे, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको लिखना है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके वियोजन मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है क्योंकि इसी की बात यहाँ पे की गई है। तो जो मोलर चालकता होती है ना, वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है, ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, और आगे लिखना है वियोजन की मात्रा ऊंच होने पर मोलर चालकता भी ऊंच होती है, निर्भर करती है, तो ये होगा ही। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित हो जाता है। ठीक है,
तो इसमें बताए गए सारी बातों को ध्यान रखिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब ये जो कह रहा है कि विद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उनकी वियोजन की मात्रा जो है 1 हो जाती है, ठीक है। वियोजन की मात्रा जो होती है 1 हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। आगे लिखना है आपको, अगर हमारे पास ये हमारे पास साइन से दर्शा रहे हैं, जो हमारे पास किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है, और ये साइन जो है हमारे पास अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को प्रदर्शित कर रहा है। तब जो है वियोजन की मात्रा का जो सूत्र निकल के आएगा वो हमारे पास इन दोनों का अनुपात निकल के आएगा, ठीक है। इसका अनुपात और इसका अनुपात, इसका ये और बट्टा में ये, ठीक है। तो ये इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इन दोनों के अनुपात के बराबर जो हो जाएगा हमारे पास वियोजन का मात्रा हो जाएगा। तो वियोजन की मात्रा की गणना हम कैसे करेंगे, इसी सूत्र के अनुसार करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं इतना लिखने के बाद से, या और भी इसमें लिखना चाहें, या आपके बड़े क्वेश्चन में यानी बड़े नंबर में ये क्वेश्चन आ गया है तो थोड़ा सा आपको और बढ़ा देना है और लिखना है, अतः इस संबंध की सहायता से मोलर चालकताओं के द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यानी बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं इस नियम अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, ठीक है। आगे लिखना है, यदि मोलर चालकताओं के स्थान पर तुल्यांकी चालकताएं दी गई हैं तो वियोजन की मात्रा जो होगी ये हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास मोलर चालकताओं की जगह पे तुल्यांकी चालकताएं दी गई हैं तो हमारे पास सूत्र का निगमन सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास था वही चीजें हैं, बस वहाँ पे जो है यहाँ पे जो है तुल्यांकी चालकताएं दी गई हैं, तो इसके लिए ये सूत्र वही होगा, मतलब अनुपात तो सेम ही होगा, अनुपात उसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे जो है तुल्यांकी चालकताओं को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सूत्र का हमें निगमन मिल जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोलराउस के नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन को कैसे हम गणना कर सकते हैं, ये चीजें मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इनके 2 उपयोग भी लिखना है। तो इसको हम एक एक करके सारे स्टेप को हल करेंगे, यानी कि इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो हमें रासायनिक श्रेणी की परिभाषा पूछी गई है, इसके प्रमुख लक्षण पूछे गए हैं और इनके जो उपयोग हैं वो भी हमसे पूछा गया है। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। इसके उत्तर में आपको लिखना है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, आपको हेडिंग दे देनी है ब्लैक पेन से। उसके बाद से आगे लिखना है, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बात को समझिए, क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, यहाँ पे समझ में आ गई। आगे आपको लिखना है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। यहाँ दूसरा जो शर्त पूछा गया है, किससे क्या पूछा गया है, प्रमुख लक्षण के बारे में पूछा गया है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या है उनको पढ़ लीजिए एक एक करके। बहुत सारे लक्षण मैंने लिखा हुआ है, 2-3 लक्षण आप लिख देंगे तो उससे भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, जो आपको आसान लगे लक्षण याद कर लीजिएगा। पहला है हमारे पास, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ये पहला हमारे पास लक्षण है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व होते हैं और जल या भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, H2 गैस प्रदान करते हैं। दूसरा है हमारे पास, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ से ऊपर वाले जो सभी तत्व होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन जो नीचे वाले तत्व होते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व होते हैं, वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं। ये छोटी सी बात बताई गई है, ये सब चीजें आपको पता भी होंगी। तीसरे लक्षण की बात करते हैं। तीसरा लक्षण है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने से हमारे पास क्या होती है, अपचयन की क्षमता जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये हमारे पास तीसरा लक्षण हो गया। चौथे लक्षण की बात करते हैं, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है ना, वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, आक्सीकारक होता है। कब, जब हमारे पास तत्व का अपचयन विभव जो है अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतना ज्यादा प्रबल वो आक्सीकारक कहलाएगा, ठीक है।
पांचवें लक्षण की बात करते हैं। पांचवा लक्षण हमारे पास है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है, अगर हमारे पास अपचयन विभव अधिक है तो वहां पे अक्षीकारक होगा, और जितना कम होगा उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। छठे लक्षण की बात करते हैं। छठा लक्षण है हमारे पास, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी के यानी कि जो हमारे पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इसमें जो ऊपर वाले तत्व होते हैं ना, वो नीचे वाले तत्वों के विलयन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ये हमारे पास 6 लक्षण हो गए। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में उपयोग भी पूछा गया था, इसके 2 उपयोग पूछे गए थे। 2 उपयोग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला उपयोग देख लीजिए, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। पहला उपयोग कब होता है, यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला उपयोग कब होता है, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। ठीक है, दूसरा है हमारे पास धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। धातुओं की जब हम क्रियाशीलता की तुलना करते हैं तो वहां पे हमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों उपयोग हो गए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के, इनके लक्षण, उपयोग और इनकी परिभाषा, सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई। सबसे पहले हम बता दें तो प्रश्न संख्या 8 जो है, प्रश्न संख्या 8 से हमारा तीसरा अध्याय शुरू हो जा रहा है। तीसरा अध्याय जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, ये उसी में का प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दोबारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर याद करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइएगा। अब आगे इसमें पूछा गया है कि उदाहरण दोबारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी बताना है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो आपको हेडिंग देना है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसमें लिखना है वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक जो होते हैं उनमें अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास एक, अगर हमारे पास अभिक्रिया है ये B+C दे रही है, तो यदि इसका वेग जो है हमारे पास वेग अनुक्रमानुपाती है A0 के, तब यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नहीं होता A0 के, तो यहाँ पे ये शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है। उदाहरण इसका देख लें तो उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग। Cl2 और H2 की जो हमारे पास रिएक्शन बनेगी, यहाँ पे H2 प्लस में Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो 2HCl मिलेगा, जिसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये बेस्ट उदाहरण है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा ये हो गई और इसका उदाहरण जो है यहाँ पे ये हो गया। आशा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया थी और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 9 है, बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये कई साल पूछा गया है तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया इस प्रश्न को। ये प्रश्न जो है 2014 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसमें जो है प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई ज्ञात कीजिए। जो प्रथम कोटि की हमारे पास अभिक्रिया होती है, इसमें वेग स्थिरांक की इकाई पूछा गया है। इकाई मतलब मात्रक पूछा गया है। तो देखिए इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण जो होता है ना, समीकरण इस प्रकार से होता है, R बराबर में K और इंटू में A⁴ इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण मिलता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो इससे हमें इसमें हमें K का यूनिट निकालना है, यानी इकाई निकालनी है, मात्रक निकालना है। तो K की इकाई निकालने के लिए हम R को पक्षांतर करेंगे, R इधर जाएगा तो R की लंबाई, R की इकाई ऊपर आ जाएगी और A की इकाई यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो R ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा। इस दोनों की इकाई लिखेंगे तो हमारे पास ये देखिए, R की इकाई की बात करें तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, और यहाँ पे A की इकाई की बात करें तो मोल प्रति लीटर होता है। यहाँ से आपको लीटर से लीटर कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, यहाँ पे सेकेंड बच गया। सेकेंड इनवर्स जो है या इसे कह सकते हैं प्रति सेकेंड जो होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। सेकेंड इनवर्स याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ इतने प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। एक प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न बचा हुआ है, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं क्या है उसमें। तो अब यहाँ पे अंतिम और हमारा 10वां प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई सालों से ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने यहाँ पे डेट तो नहीं लिखे हैं, मैंने यहाँ पे ईयर्स तो नहीं लिखे हैं कि कितने सालों में पूछा गया है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है ना काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही
तगड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में कहा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख हमें लक्षण लिखना है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को भी बताना है कि वो क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा इसका परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है केवल अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है और किसी के अनुक्रमानुपाती नहीं होता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है, समीकरण क्या है हमारे पास, के बराबर में 2.303 बट्टा में टी लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ए माइनस एक्स जो है यहाँ पे समय टी पर सांद्रता है। ठीक है, टी समय पर सांद्रता है, ये जो हमारे पास है टी। ठीक है, और ए जो है हमारे पास यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो यहाँ पे इन चीजों को, इसमें जो टर्म्स यहाँ पे आए हुए थे एक्स्ट्रा टर्म, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ये तैयार रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लक्षण के बारे में पूछा गया है, तो इसके 4 प्रमुख लक्षण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये लक्षण आपको जरूर लिखना है। पहला लक्षण आपको क्या लिखना है इसमें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर करता है। ये जो होता है k का मान जो होता है, स्थिरांक k का जो मान होता है अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरा है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। जैसा कि आपने यहाँ पे ये पढ़ा, के बराबर में 2.303 बटा में टी लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स जो है हमारे पास समय टी पर सांद्रता है और ए जो है हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रण पर ये क्या करता है, निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा लक्षण है, अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, यानी कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, अनंत मतलब इनफाइनाइट समय लगता है। चौथा है हमारे पास, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। यानी कि जो सांद्रता होता है ना, वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। इसलिए जो अगर हम सांद्रता n गुना बढ़ा रहे हैं तो उसकी अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को तैयार रखिएगा। इस वीडियो में मैंने 10 प्रश्न बताए हैं, जिनमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। ये 10 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पक्का इस 10 प्रश्नों में से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को आपके सेट में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।